हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्नाटक की हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले की, जो भारत में एम्प्लॉयमेंट को लेकर है और भारत सरकार की उन शक्तियों को लेकर है जिनके तहत भारत सरकार को तत्काल किसी भी व्यक्ति को भारत छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। भारत सरकार के पास क्या ये शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय ये कह दे कि तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, तत्काल छोड़ना पड़ेगा। हालांकि ये विषय दो अलग अलग धाराओं से आता है। एक बात तो ये आती है कि कोई टूरिस्ट वीज़ा पर भारत में आया हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत में आया हुआ है। हमने सबने देखा कि पहलगाम के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल उन सभी लोगों के वीज़ा कैंसिल कर दिए थे जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे और भारत में वो वीज़ा लेकर आए थे, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हों या लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर आए हों। और ये कहा था कि इनके वीज़ा सबके ख़त्म किए जाते हैं, इनको पुनः अप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी भारी तादाद में भारत में हलचल भी हुआ था और बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में जिनकी शादियां हो गई थीं, भारत के दूसरे हिस्सों में शादियां हो गई थीं, वो सभी को वापस जाना था। और या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा पर कोई भी रहा हो वो उनको वापस जाना था। मैंने कर्नाटक के एक विषय पर उस दिन चर्चा की थी। कर्नाटक का ही वो भी विषय था जिसमें आंध्रा का वो विषय था या तेलंगाना का वो विषय था जिसमें तेलंगाना की सरकार ने तत्काल उसको कहा था, वो कह रहा था कि नहीं मेरी माँ भारतीय है, वो पाकिस्तान में शादी हो गई, पाकिस्तान चली गई थी और फिर वो वहाँ मारपीट हुई, ये हुआ वो हुआ, फिर वो वापस आ गई, लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं, यहाँ पर उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया और अब हम उनकी संतान हैं। मेरा पिता पाकिस्तानी है लेकिन मैं भारत की संतान हूं, मेरी मां तो भारतीय है। 2003 में केंद्र सरकार ने एक कानून बदल दिया था और यह कहा था कि अगर मां और पिता दोनों ही भारतीय नागरिक नहीं हैं तो फिर बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब ये विषय पड़ा, हालांकि कोर्ट ने कहा कि तुम विदेशी हो, विदेश तुम्हें जाना पड़ेगा, ये मान लो कि तुम विदेशी हो, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा और कोर्ट में केस चलेगा। अभी हम तुमको रिलीफ नहीं दे सकते किसी प्रकार की। अब वो सरकार डील कर रही है और सरकार की रिपोर्टें आ जाएं और तुम्हारा जो हाई कोर्ट में मदर का केस चल रहा है, माँ के वीज़ा का या माँ का सिटीजनशिप का, उसकी बात करेंगे। ये एक नया मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में आया। ये एम्प्लॉयमेंट का मामला है। क्या भारत सरकार, भारत में कोई भी व्यक्ति विदेश से आकर एम्प्लॉयमेंट ले सकता है? उसके नियम क्या हैं? और अगर भारत सरकार उन वीज़ा नियमों को पकड़ लेती है तो क्या भारत से तत्काल जाने के लिए आदेश दे सकती है? ऐसा ही जिस मामले पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड आधारित एक कंपनी है, फिशर एंड पैकेल हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी जो मूल कंपनी है वो न्यूजीलैंड की है। भारत में उसने अपने आप को री रजिस्टर किया है। ये कंपनी भारत में बहुत सारे काम करती है, बहुराष्ट्रीय चूंकि कंपनी है, ये श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है, रेस्पिरेटरी केयर के लिए कुछ उपकरण बनाती है और भारत में बेचती है। भारत में उसका एक विस्तार है। इस कंपनी ने अपने यहाँ कुछ वैकेंसी निकाली और एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक को भारत में E2 वीजा के लिए उसने अनुमति दी और E2 वीजा के तहत ये मिस्टर श्रीमान जी भारत में चले आए। क्रिस्टोफर चार्ल्स कामोलिस ये भारत में आ गए 2019 की तरफ। केंद्र सरकार, जबकि ये पुराना खेल तो पुराना था, लेकिन केंद्र में जब सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार आई, तो उन्होंने इन वीज़ाओं को खंगालना शुरू किया कि भारत में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें कौन विदेशी नागरिक काम कर रहा है। क्योंकि हमारी सुरक्षा का विषय था, हमारे यहाँ बहुत बड़े क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे और भारत इस समय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अस्थिर दिखाई देता है। हालांकि केंद्र सरकार के बदलने के बाद स्थिरता दिखाई देती, नहीं तो कभी मारपीट दिखाई देती थी, बम फोड़ते दिखाई देते थे, आतंकवादी हमले अक्सर अभी भी दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देते। तो केंद्र सरकार जो है वो चुस्त चौबंद है, वो लगातार उस पर चारों ओर से अपनी नजर रखती है। और दूसरा, भारत में जो समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट की। भारत एक गरीब देश है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या हर चुनाव में रहती है वो है कि भारत के लोगों को नौकरियां दे पाएंगे, भारत के लोग कितनी नौकरियां पा पाएंगे। चूंकि भारत मालिक से नौकर बन गया 18वीं सदी में, जब अंग्रेज भारत में आया तो उसने हमें मालिक से नौकर हमारी ही भूमि पर बना दिया और कंपनी सिस्टम चलाकर अब वो सामूहिक प्रोडक्शन एक व्यक्ति करने लगा और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। यानी कि उसी में नौकरी करनी है और हम ही को इस्तेमाल करना है, कंपनी लाभ उठाएगी और इंग्लैंड ले जाएगी। वो सिस्टम आजादी के बाद भी हमने खत्म नहीं किया, हम वैसा ही चला रहे हैं। लेकिन वीजा नियमों में हमने एक संशोधन कर दिया।
हमारे पास दो कानून इस विषय के हैं। एक तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में कौन सी शर्तों पर, किस आधार पर भारत में रहेगा, तो एक फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। और दूसरा पासपोर्ट एक्ट, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है। ये अंग्रेजों का बनाए हुए हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इनको मॉडिफाई करके नए कानूनों का स्वरूप दिया है, लेकिन अभी भी ये जो केस है ये पुराने कानूनों का है। तो सवाल ये था कि भारत में काम करने वाली कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने यहां से लोगों को ला सकती। हमारे यहां आशंकाएं भी बहुत सारी हैं। इस बात की आशंकाएं लगाई जाती हैं कि कोई भी कंपनी भारत में, जो मोदी जी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भारत में लेकर आ रहे हैं, भारत में कंपनियां एस्टेब्लिश हो रही हैं, ये अपने यहां से इंप्लॉयमेंट भी लेकर आएंगे, ये अपने यहां से कर्मचारी भी लेकर आएंगे। और अपने यहां से कर्मचारी लेकर आएंगे तो हमें क्या लाभ होगा? हम बाजार की तरह, पूंजी की तरह देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है। भारत में वीजा एंट्री E2 वीजा का अपना एक नियम है, और वो नियम ये है कि सबसे पहले आपको लोकल टैलेंट सर्च करना पड़ेगा। लोकल टैलेंट सर्च में आपको भारत में वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, भारतीयों को यहां भर्ती करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी भारतीय हो, चाहे वो कंपनी मल्टीनेशनल हो, चाहे वो कंपनी कोई विदेशी हो। भारत में अगर उसको व्यापार करना है और इंडिया लिमिटेड अगर उसने लिख लिया और भारत में उसने अनुमति पाई है, तो ये मानकर चलिए कि वो भारत में विदेश से किसी व्यक्ति को, सीईओ और ओनर तो लाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भारत में किसी को नहीं ला सकते। और उसकी शर्तें हैं। उसकी शर्त यह है कि आज की तारीख में लगभग 21 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसको सैलरी जो दे रही है कंपनी वो 21 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में $25,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर $25,000 से कम सैलरी एनुअल दे रहा है तो उसको भारतीय नागरिक को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, उसको विदेश से हायर नहीं करना। एक बात तो ये हो गई कि $25,000 पर ईयर वाला ही भारत में आप उसको वीजा दे सकते हैं, E2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि इसमें भी आपको पहले भारत में लोकल टैलेंट सर्च करना है। अगर भारत में लोकल टैलेंट सर्च नहीं कर पाए आप, या नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि ये वीजा नियमों का उल्लंघन है, और वीजा नियमों का उल्लंघन का मतलब ये हो गया कि ये वीजा कैंसिल होगा। इनका जो वीजा है क्रिस्टोफर का, ये ऐसा ही है। न्यूजीलैंड की, जैसे मैंने कहा, न्यूजीलैंड की कंपनी है, भारत में इंडिया लिमिटेड करके वो काम कर रही है, और ऑस्ट्रेलियन नागरिक को उसने यहां एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। भारत सरकार को जब ये पता लगा कि न तो वैकेंसी निकाली गई थी, ना ही इस कंपनी ने लोकल टैलेंट सर्च किया, ये सीधा विदेश से लाकर लोगों को यहां पर इसने भर्ती कर लिया, अपने यहां से न्यूजीलैंड से लाया या ऑस्ट्रेलिया से लाया और वो लेकर आए। भारत सरकार को जब यह पता लगा तो विदेश मंत्रालय ने, वीजा और होम मिनिस्ट्री ने, मतलब जो भी मिनिस्ट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती, तत्काल वीजा इनका कैंसिल किया, और कैंसिल करके यह आदेश दिया कि आप हमारा देश छोड़कर तत्काल जाएं। पहुंच गई है हाईकोर्ट। 2019 में हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया। 2019 से इनका केस चल रहा है। आज हाईकोर्ट ने वो जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था जिसमें ये कहा गया था कि आप तत्काल देश छोड़कर जाएं, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ये कह सकती है, भारत सरकार के पास ये शक्ति है कि वो किसी को भी तत्काल देश छोड़ने के, यानी कि वीजा वाले को, भारतीय को नहीं, किसी को भी जो विदेश से भारत में आया है, वीजा पर आया है, उसको देश छोड़कर तत्काल जाने की आदेश दे सकता है। ये भारत सरकार के डोमेन में है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार को ये पावर नहीं, भारत सरकार को ये पावर है। लेकिन भारत में पहले से कई एक जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, वो ये भी कह चुका है कि किसी भी व्यक्ति को यहां से बाहर निकालने से पहले उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, जो आप कारण बता रहे हो, उस कारण का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करना पड़ेगा। यानी कि उसको एक अवसर दीजिए और उससे ये सिद्ध करवाइए, यानी कि कंपनी सिद्ध करे और जिसका वीजा कैंसिल किया जा रहा है वो व्यक्ति सिद्ध करे कि वो भारत के वीजा नियमों का पालन करते हुए आया है, और कंपनी ये सिद्ध करे कि उसने जो रिकमेंडेशन की यहां E2 वीजा देने की, वो भारत के नियमों का पालन करते हुए दी है। जैसे कि टैलेंट सर्च के लिए उसने विज्ञापन निकाला था, और विज्ञापन निकालकर उसने कई एक इंटरव्यू लिए, उस विज्ञापन की कॉपी लगेगी, कई एक बार विज्ञापन निकाले गए, कोशिश करेगी, लेकिन उस लेवल का कोई कर्मचारी भारत में मिला नहीं जो उसको एक्सक्लूसिव चाहिए था। क्योंकि ये एक बात तो समझ लीजिए कि भारत में जो आम आदमी है, आम आदमी का एम्प्लॉयमेंट
को तो उसको बहुत जरूरत है, लेकिन भारत में एक कमी जो नेहरू जी के समय से अभी तक डेवलप नहीं हो पाई या सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो था कि क्या हमारी सर्विस सेक्टर हाईली क्वालिफाइड लोगों की है। इसके दो कारण इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हम पहले विदेशी कंपनियों को भारत में काम देते रहे और विदेशी कंपनियों को भारत के कॉन्ट्रैक्ट भी रोड और ये सब विदेशी कंपनियों को देते रहे, वो यहां आती नहीं, अपने लोगों को भी लाती नहीं, लेबर हमारी इस्तेमाल करती नहीं और हाई प्रोफाइल लोग वहां से आते रहे और वो यहां से आमदनी करके जाते रहे। मोदी जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने लोकल फॉर वोकल छेड़ दिया और लोकल फॉर वोकल के लिए भारतीय कंपनियों को कहा कि तुम काम करो, लेकिन भारतीय कंपनियों को इतने बड़े लेवल पर, चूंकि भारत इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर विश्व में सबसे ज्यादा काम कर रहा है और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट असंख्य संख्याओं में चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें उस लेवल का व्यक्ति कैसे मिलेगा और भारतीय कंपनियां एलिजिबल नहीं है तो वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल करेंगी। इसके लिए भारत सरकार ने कंसल्टेंसी कंपनियों को भारत में स्थान दिया और कहा विश्व की बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियां भारत में आ सकती हैं और हमारी कंपनियां उन कंसल्टेंसी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर चलाकर यहां प्रोजेक्ट चला सकती। यानी कि कंसल्टेंसी कंपनियां कंसल्टेशन देंगी, जो ब्रेन है वो इस्तेमाल करेंगी और हमारी कंपनियां काम करेंगी, हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट उसमें लेंगे। कंसल्टेटिंग कंपनियां जो है वो विदेशियों को ला सकती। अब कंसल्टेटिंग एजेंसियों की बात समझ लीजिए। जो कंसल्टेटिंग एजेंसियां हैं उनमें अगर $25,000 से कम सैलरी देते हो तो वो कंपनी भारत में वीजा इशू नहीं करवा सकती। $25,000 से एबव होना चाहिए और उससे पहले उस कंपनी को, जो वो भले ही भारत में कंसल्टेंसी कंपनी आई हो, कि वो भारतीय कंपनियों को काम करना सिखाएंगे या भारतीय कंपनियां काम करेंगी, मेजर प्रोडक्ट भारतीय कंपनियों के होंगे, लेकिन भारतीय कंपनी को यह शो करना पड़ेगा कि उसके पास एक इंटरनेशनल लेवल की मल्टीनेशनल या उस क्वालिफिकेशन की एक कंसल्टेटिंग कंपनी है जिसको उसने हायर कर रखा है। और कंसल्टेंसी के लिए भारत सरकार ने कुछ फंड भी अलग से निकाला था और कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रावधान रखते हैं कि आप कंसल्टेंसी एजेंसी हायर कर लीजिए। हम विदेशियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय कोशिश करेंगे कि भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट दें। यही विषय राहुल गांधी लगातार उठाते हैं कि अंबानी को दे रहे हो, अडानी को दे रहे हो, कि फलाने को दे रहे हो, ढिमाके को दे रहे हो। वो सब भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है कि भारतीय कंपनियों को हम बड़ा कर दे। उसका परिणाम भी ये निकल रहा है कि अब भारतीय कंपनियां, अडानी अंबानी की कंपनियां भी अब विदेशों में एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं, वहां रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं। अभी वो कीनिया वाला मामला सामने आया ही था जहां पर ये सब चला था। पूरे विश्व में ये बात जग जाहिर हो चुकी कि भारत की कंपनियां पिछले 10-12 साल में इतनी बढ़कर खड़ी हो गई हैं कि टीसीएस जैसी कंपनियां विश्व भर में काम कर रही हैं, रिलायंस अब विश्व भर में काम कर रही है, अडानी पावर पूरे विश्व में काम कर रहा है। ये कंपनियां बढ़ाने का काम, इनको इंटरनेशनल स्टेटस देने का काम मोदी जी ने किया और इसके अलावा सैकड़ों यूनिकॉर्न भारत में बनकर तैयार हो गए जो विश्व भर में काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में जब वो आएंगे तो भारत में विदेशी कंपनी भी अभी भी अगर आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, काम करेगी, तो वीजा शर्तें अलग हैं। ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही और हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में वीजा कैंसिल करने का राइट केंद्र सरकार का है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो एलिगेशन सिद्ध होने चाहिए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, उनको ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि वाकई में उन्होंने टैलेंट सर्च किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला, उन्होंने इंटरव्यू लिए और जो कुछ ऑल दैट, अगर ऐसा नहीं किया है, ये वेरीफाई हो जाए, तभी आप उसको तत्काल वापस भेजने का आदेश दीजिए, अदरवाइज उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो ये वाले केस में, ऑनरेबल क्रिस्टोफर के केस में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा चूंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं किया गया है, चूंकि आपने उसको कोई अवसर नहीं दिया कि वो अपनी बात को सिद्ध करता, या आपने जो एलिगेशन लगाए वो एलिगेशन पर वो काम करता, इसलिए अभी आपके नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है, सरकार को यह रिक्वेस्ट की जाती है कि फिर से नए सिरे से इनको अवसर दें, अवसर देने के बाद निर्णय करें। हमारा निर्णय सिर्फ इतना है कि अभी जो तत्काल देश छोड़ने का आदेश है उसको हम कैंसिल करते हैं, लेकिन उसको आप दोबारा नियमों का पालन करते हुए उसको पूरा अवसर देने के बाद दोबारा उसको रिव्यू करिए और रिव्यू करके तब आदेश दीजिए, तो अच्छा होगा, भारत के कानून का पालन होगा। यह भी कहा कि यह बात सही है कि सारे फंडामेंटल राइट विदेशियों को नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और इसके तहत भी
उसको अवसर दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय यह है कि किसी को पूछे बगैर उसका आदेश नहीं हो सकता। उससे पहले पूछिए और उसको एक अवसर जरूर दीजिए। अवसर देने के बाद निर्णय करिए फिर से, तब फिर आगे देखा जाएगा। आपका निर्णय भारत के कानूनों के अनुरूप होना चाहिए।